दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महान दार्शनिक सिकंदर महान के गुरु अरस्तु को अपने ही गुरु प्लेटो की यूनिवर्सिटी में अपमान का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ देनी पड़ी थी। यदि नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि अरस्तु को अपने ही गुरु प्लेटो की यूनिवर्सिटी में अपमानित होना पड़ा। दोस्तों, इसके लिए हमें आज से लगभग 2400 साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे इंसान के बारे में जानने के लिए जिसके दिमाग ने हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक दार्शनिक ही नहीं, एक महान वैज्ञानिक, एक महान राजनीति विचारक, तर्कशास्त्री और एक कला समीक्षक भी था। वो एक ऐसा गुरु था जिसने दुनिया के सबसे महान विजेता सिकंदर महान को शिक्षा दी थी। अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी भी कहा जाता है, जिसकी सोच इतनी गहरी और विशाल थी कि आज भी विज्ञान से लेकर राजनीति और यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक में उनके विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 2400 साल पहले की बात है, जब ग्रीस यानी यूनान दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। 384 ईसा पूर्व यहीं के मैस्टोनिया राज्य के एक छोटे से शहर स्टेगरा में एक बच्चे का जन्म हुआ था। यही वो बच्चा था जिसे आगे चलकर दुनिया अरस्तु के नाम से जानने वाली थी। अरस्तु के पिता निकोमाक्स मैसेडोनिया के राजा अमिंटास तृतीया के निजी चिकित्सक थे, इसलिए अरस्तु का लालन पालन बहुत ही अच्छे वातावरण में हुआ। बचपन में ही उन्हें दवाइयों, जड़ी बूटियों तथा इंसानी शरीर की बनावट, बीमारियों और उनके होने वाले कारणों के बारे में अपने पिता से जानकारी प्राप्त हुई। यहीं से अरस्तु के मन में चीजों को गहराई से देखने, परखने, समझने और उनके पीछे के सिद्धांत को जानने की एक आदत ही बन गई। उनके पिता ने उन्हें अलग अलग पौधों और जानवरों के विषय में बताया, जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये वो ज्ञान था जो देखकर, छूकर और महसूस करके मिलता था। इसी ने अरस्तु के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा की। वो किसी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करके उसे खुद परख कर देखना चाहते थे। लेकिन बचपन में ही अरस्तु के सर से उनके माता पिता का साया उठ गया। वह अनाथ हो गए। इसके बाद उनके एक रिश्तेदार ने उनकी परवरिश की। बचपन में ही माता पिता को खो देना किसी भी बालक के लिए बहुत बड़ा आघात होता है, लेकिन शायद इसी अकेलेपन ने अरस्तु को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अध्ययन और आसपास की दुनिया को जानने के लिए लगा दिया। वो हर समय सवालों में घिरे रहते थे। ये दुनिया कैसे काम करती है? तारे क्यों चमकते हैं? इंसान क्यों सोचता है? और समाज कैसे बनता है? जैसे सवालों का कोई अंत नहीं था, जो हर समय उनके दिमाग में चलते ही रहते थे। उनकी इसी जिज्ञासा को देखते हुए उन्हें उनके पालक पिता ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने का फैसला किया। उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती थी, वो थी एथेंस। 17 साल की उम्र में नौजवान अरस्तु अपने मन में हजारों सपने और सवाल लेकर अपने छोटे से शहर स्टेगरा को छोड़कर ज्ञान की सबसे प्रमुख नगरी एथेंस की ओर चल दिए। एथेंस को उस समय दुनिया का पावर हाउस कहा जाता था। वहां सुकरात जैसे महान विचारक हो चुके थे और प्लेटो जैसे दार्शनिक अपना ज्ञान बांट रहे थे। प्लेटो की एकेडमी उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। अरस्तु ने जब वहां दाखिला लेकर पढ़ना लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और सीखने की लगन से सबको चकित कर दिया। उनके गुरु प्लेटो खुद उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहने लगे। अरस्तु के अध्ययन की भूख को देखकर वो हैरान थे। अरस्तु अकादमी में सिर्फ एक छात्र ही बनकर नहीं रहे, वो एक शोधकर्ता बन गए, एक ऐसे विचारक बन गए जो अपने गुरु की बातों को सुनता तो था, लेकिन आंखें मूंद कर उन पर विश्वास नहीं करता था। ये वो दौर था जिसने अरस्तु की नींव रखी। एक तरफ उन्हें उनके पिता से मिला वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान था, जो उन्हें हर चीज को सबूत के साथ परखने के लिए प्रेरित करता था, जबकि दूसरी तरफ उनके गुरु प्लेटो की आदर्शवादी सोच थी, जो मानती थी कि असली दुनिया हमारे विचारों में है और भौतिक दुनिया तो सिर्फ उसकी एक परछाई मात्र है।
इन दोनों महान विचारों की टकराहट ने अरस्तु के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी पैदा कर दी जो आगे चलकर दर्शन की दुनिया में एक ज्वाला बनकर उभरी। अरस्तु ने अगले 20 साल प्लेटो की अकादमी में बिताए, सीखते हुए, सिखाते हुए और सबसे अधिक सवाल करते हुए। यही 20 साल उनके जीवन के बेहद महत्वपूर्ण साल थे। इसी दौरान उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया जो आगे चलकर उनके भविष्य के कामों का आधार बना। लेकिन 20 साल तक अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य रहने के बावजूद भी अरस्तु को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। दरअसल प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे और उनका मानना था कि जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब असली नहीं है, ये तो असल चीजों की बस एक अधूरी नकल या परछाई है। असली दुनिया तो हमारे विचारों की दुनिया है, जिसे वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहा करते थे तथा उसके लिए अक्सर एक कुर्सी की मिसाल देते थे। वो कहते थे कि ये जो कुर्सी हम देख रहे हैं ये असली नहीं है, एक आदर्श कुर्सी तो हमारे विचारों में है, वो कुर्सी जिसकी नकल ये सब कुर्सियां हैं। ये एक बहुत गहरी और अमूर्त सोच थी। अरस्तु ने भी अपने गुरु के विचारों को बहुत ध्यान से सुना और समझा और कई सालों तक वो प्लेटो के सबसे मुख्य समर्थक भी रहे। वो प्लेटो के विचारों का न सिर्फ अध्ययन करते थे बल्कि उन पर लेक्चर भी देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अरस्तु के दिमाग में सवाल उठने लगे, जिसका कारण था बचपन में उनके पिता द्वारा दिया गया वो ज्ञान जिसमें चीजों को छू कर देखकर और उनका विश्लेषण करके समझना सिखाया गया था। इसलिए उनके लिए असली दुनिया वही थी जो सामने दिख रही थी, जिसे वह महसूस कर सकते थे। उन्हें अपने गुरु प्लेटो की कही गई बातें कुछ अजीब लगती थी कि असली कुर्सी वो नहीं जिस पर हम बैठते हैं, बल्कि वो है जो हमारे विचारों में है, जबकि अरस्तु का मन इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अरस्तु का दिमाग कहता था कि अगर हमें किसी चीज को समझना है तो हमें उस चीज का अध्ययन करना होगा, न कि उसके किसी काल्पनिक आदर्श रूप का। यही से गुरु और शिष्य के बीच विचारों का मतभेद शुरू हुआ। हालांकि ये कोई विवाद नहीं था, बल्कि दो महान विचारकों के बीच दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव था। एक तरफ प्लेटो की नजर आसमान की ओर थी, जो आदर्श और कल्पनाओं की दुनिया में सच ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरस्तु की नजर जमीन पर थी, जो इस दुनिया में अपने आसपास की चीजें का अध्ययन करके उनमें सच की तलाश कर रहे थे। अरस्तु अकादमी में तर्कशास्त्र और भाषण कला जैसे विषयों पर लेक्चर देते थे, लेकिन उन्होंने अपने खुद के विचार भी विकसित करने शुरू कर दिए थे, जो कई मायनों में प्लेटो से भिन्न थे। उन्होंने एक बार कहा था कि प्लेटो मेरे दोस्त है, लेकिन सत्य मेरा सबसे प्रिय मित्र है, जिसका मतलब था कि वह दोस्ती के लिए सच को नहीं छोड़ सकते थे। वो प्लेटो की इज्जत तो करते थे, लेकिन जहां उन्हें लगता कि प्लेटो गलत है वहां वह उन्हें टोकने और अपनी बात रखने से भी नहीं हिचकते थे। यही एक सच्चे शिष्य और महान विचारक की निशानी थी। 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो का निधन हुआ तो अकादमी में हर किसी को यही लग रहा था कि अब अरस्तु को इस महान संस्था का प्रमुख बनाया जाएगा, क्योंकि वो उसके योग्य भी थे, सबसे अनुभवी थे और सबसे बड़ी बात प्लेटो के सबसे करीबी और प्रिय शिष्य थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकादमी का नेतृत्व प्लेटो के एक रिश्तेदार सिप्पस को सौंप दिया गया और अरस्तु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अरस्तु के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। हालांकि इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अरस्तु के विचार प्लेटो के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए अकादमी के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि अरस्तु एथेंस के नागरिक नहीं थे तथा वो एक बाहरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। वजह चाहे जो भी रही हो, अरस्तु का दिल टूट गया। जिस अकादमी को उन्होंने 20 साल तक अपना घर माना, वहीं पर उन्हें अपमानित कर पराया महसूस कराया गया। इस घटना ने अरस्तु को एथेंस त्यागने पर विवश कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा बदलाव था जिसने एक तरह से अरस्तु को आजाद करके खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया, और उसी के चलते आगे चलकर एक दिन वो दुनिया के महान विजेता सिकंदर महान के गुरु बने। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी अपमान
और असफलता ही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। दोस्तों, आज हमारे देश को सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की आवश्यकता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो वही सच मानता है जो आप उसे सिखाते और बताते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रखिए और उन्हें वो शिक्षा दीजिए जो उन्हें आगे चलकर विश्व में नाम कमाने का अवसर दे। उन्हें हर चीज को जांच परख कर, समझ कर ही सच मानने की शिक्षा दीजिए। उन्हें सच बोलना और सच का साथ देना सिखाइए। जैसे कि आपने इस कहानी में सुना कि बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता की मेहनत की भी चर्चा अवश्य होती है। इसलिए आपके द्वारा आपके बच्चों को दी गई अच्छी शिक्षा न केवल आपके बच्चों को बल्कि आपको भी इतिहास में अमर कर सकती है, क्योंकि अमृता पाने के लिए कोई अमृत नहीं पीना पड़ता और ना ही कोई ऐसा अमृत बना है जिसे पीकर आप अमर हो सकते हैं। अमर होने की यही विधि है कि आप वो काम कर जाएं जिससे जमाना आपको याद करे, आपकी चर्चा हो और आप पर कहानियां लिखी जाएं। दुनिया आपका और आपकी कही गई बातों का अनुसरण करे। आज की ये कहानी यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।